प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने समसूत्री विभाजन के बारे में डिस्कशन किया था। इसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि समसूत्री विभाजन में होता क्या है। समसूत्री विभाजन में जो पेरेंटल कोशिकाओं की नई प्रतिलिपि बनती है, जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप की दृष्टि से दोनों डॉटर कोशिका एक समान होती है। यानी कि अर्थात जो समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें समसूत्री डिवीजन होता है, इसमें पेरेंटल सेल से जो डॉटर सेल्स बनती है, उसमें जीनोटाइप फिनोटाइप की दृष्टि से दोनों पेरेंटल सेल्स के समान होती है। सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने 1870 में प्लांट कोशिका तथा फ्लेमिंग ने 1882 में एनिमल कोशिका में इसे ऑब्जर्वेशन किया। इस दौरान होने वाले गुणसूत्रों के व्यवहार का अध्ययन डार्जिलिंगटन ने अध्ययन किया तथा इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य आनुवंशिकी पदार्थ की पुनरावृत्ति होने तथा इस नव निर्मित डीएनए की आनुवंशिकी रूप से यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ डीएनए दो समान कोशिकाओं में विसंयोजन से होता है। इसमें प्रमुख रूप से 4 प्रावस्थाओं में जो माइटोसिस डिवीजन होती है, ये प्रमुख रूप से 4 प्रावस्थाओं में संपन्न होती है। फर्स्ट आता है प्रोफेज प्रावस्था। इस प्रावस्था के आरंभ में गुणसूत्र पतले तंतु में तथा अकुंडलित दिखाई देते हैं। यह प्रावस्था अन्य प्रावस्थाओं की तुलना में अधिक लंबी यानी कि अधिक अवधि तक चलती है। इस प्रावस्था में आगे चलकर गुणसूत्र छोटे कुंडलित अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रावस्था का महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि इसमें प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में 2 समान अर्ध गुणसूत्रों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र की इस प्रकार बनी दोहरी स्ट्रक्चर, जिसको हम लेट जो प्रोफेज प्रावस्था है उसमें स्पष्ट होने लगती है। इस प्रावस्था में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि दो जो समान अर्ध गुणसूत्र बने हैं, उसमें केवल सेंट्रोमियर अथवा काइटोकोर पर ही परस्पर जुड़े रहते हैं। लेट प्रोफेज स्टेज में केंद्रक कला तथा केंद्रिका दोनों अदृश्य हो जाते हैं। सेंट्रियोल का विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करने लगते हैं। सेंट्रियोल से एरिस्टल रेज का निर्माण होता है। जैसा कि हमने ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम बता रहे हैं कि जो इसमें ये सेंट्रोसोम्स है, इसके अंतर्गत ये न्यूक्लियस है और ये क्रोमोसोम्स है। ये डुप्लीकेशन ऑफ इन जीवन फेज है। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहले आती है एएलडी प्रोफेज, फिर मिडिल फेज में स्पाइंडल यानी तंतु बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर है लेटर फेज और फिर है प्रोमेटाफेज आती है आगे। तो इसके बारे में पहले हमने प्रोफेज के बारे में डिस्कशन किया। अब हम मेटाफेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेटाफेज क्या होती है? इसे लेट प्रोफेज या एयरली मेटाफेज पर स्पाइंडल नलिकाएं दिखाई देने लगती है। तुर्क तंतुओं का प्रकट होना, इसमें गुणसूत्र सक्रिय रूप से गतिशील हो जाते हैं, जिससे वे विषुवत रेखा पर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि सेंट्रोमियर विषुवत रेखा की ओर तथा भुजा ध्रुवों की ओर होती है। गुणसूत्रों का अधिक छोटा व सघन हो जाता है। सेंट्रियोल में 2 सेंट्रियोल होते हैं जो स्पाइंडल निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर स्पाइंडल फाइबर्स का निर्माण करते हैं। पौधों में सेंट्रियोल, जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेंट्रियोल का अभाव होता है, यानी कि
जो प्लांट्स होते हैं उनमें सेंट्रियोल का निर्माण नहीं होता है। थर्ड फेज आती है इसकी एनाफेज। यह प्रावस्था सबसे छोटी होती है। इसके अंतर्गत सेंट्रियोल का प्रत्येक गुणसूत्र में विभाजन होता है तथा स्पाइंडल फाइबर जो क्रोमोसोम से जुड़े रहते हैं में संकुचन आरंभ हो जाता है, अतः विपरीत ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं। यह क्रिया टेलोकाइनेसिस कहलाती है। प्रत्येक गुणसूत्र VJI आकृति ग्रहण कर लेते हैं। इन्हें क्रम से मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक तथा एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र भी कहते हैं। इन गुणसूत्रों की भुजाएं समान होने पर इन्हें हम आइसो यानी कि समभुजीय तथा गुणसूत्रों की भुजाएं असमान होने पर इसे हेट्रोब्रैंकियल यानी कि विषमभुजीय गुणसूत्र कहते हैं। अगर गुणसूत्रों की भुजाएं समान है तो हम आइसोब्रैंकियल, और अगर गुणसूत्रों की भुजाएं असमान होती है तो हम उसको हेट्रोब्रैंकियल क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि आइसोब्रैंकियल क्रोमोसोम्स और हेट्रोब्रैंकियल क्रोमोसोम्स में क्या अंतर है। यानी कि जो गुणसूत्रों की भुजाएं अगर समान है हम उसको आइसोब्रैंकियल कहते हैं, अगर गुणसूत्रों की भुजाएं असमान है, समान है तो हम आइसोब्रैंकियल कहते हैं, और असमान है तो उसको हम हेट्रोब्रैंकियल क्रोमोसोम्स कहते हैं। एनाफेज में गुणसूत्र अपने अपने गुणसूत्र बिंदुओं की स्थिति के अनुसार अपनी अभिलाक्षणिक जो करेक्टरसिटीज शेप होती है धारण कर लेते हैं। सेंट्रोमियर विभाजित हो जाता है और दोनों क्रोमेटिड दो पुत्री कोशिकाओं में पृथक हो जाते हैं तथा पुत्री गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं तथा पुत्री गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर तथा इन्हें भुजाएं विषुवत रेखाओं की ओर होती है। जैसा कि हम ये डायग्राम में डिस्कशन बता रहे हैं, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमोसोम फाइबर्स होता है और ये डॉटर क्रोमोसोम्स है। फिर ये आगे विभाजित होकर दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो एनाफेज के दौरान क्रोमेटिड का पृथक किस प्रकार से किया जाता है इस बारे में हमने डिस्कस किया है।